हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश और चैनल यश 360। हमने एक जर्नी चालू करी थी हमारी एम एल ओप्स की। उसमें मैंने बताया था हमारे पास पाइथन का फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आज है हमारा डे 2। प्रीवियस वीडियो में हमने पाइथन का बेसिक फंडामेंटल जाना था, सिंटैक्स सिमेंटिक, उसकी आईडीई और थोड़ी सी वीडियो वो थ्योरी बेस्ड थी। बट आज की वीडियो हमारी पूरी लॉजिक बेस्ड होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रिंट हेलो एक्सेल को एग्जीक्यूट करना और मल्टीपल टाइप्स क्या होते हैं क्लास के, जैसे हमने बात करा था डेटा टाइप में इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन और वेरिएबल हमारा जैसे कंटेनर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटर इन पाइथन में अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि हमारे होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लोट, डिवीजन एंड मोड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा ए, जिसके अंदर मैंने वैल्यू डाली 5। मैंने दूसरा इसकी वैल्यू में 6 कर देता हूँ। ठीक है, मैं दूसरा वेरिएबल लिया मैंने 5, ओ वेरिएबल लिया मैंने बी और उसकी वैल्यू कर दी मैंने 5 और मैंने स्टेटमेंट का पास करी प्रिंट ए प्लस बी और उसने 11 बता दिया। अब ऐसे भी लिख सकते हो कि एक सी एक और वेरिएबल लो, उसको इक्वल कर दो ए प्लस बी के और उसे रन करोगे तब भी वो 11 बताएगा, लेकिन प्रिंट उसमें सी को करना पड़ेगा क्योंकि हमने इनिशियलाइज सी को कर दिया ए और ए प्लस बी के सम को। ठीक है, अब ऐसे ही हम सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लेते हैं बारी बारी। प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, आपका डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, फिर लास्ट में आपका मोड। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि फ्लोर डिवीज़न, मोड और डिवीज़न में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल, हम किसी दो वैल्यू को डिवाइड करते हैं, वो हमारा नॉर्मल डिवीज़न है। अब जो वैल्यू आती है वो डेसिमल में आती है। डेसिमल वैल्यू मतलब फ्लोट के अंदर हम उसको होल वैल्यू मतलब होल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, नहीं विदाउट डेसिमल, उसको हम कहते हैं फ्लोर डिवीज़न। ठीक है, और मोड होता है आपका रिमाइंडर। अब मैंने इसको रन करा, 11 130। देखो डिवीजन में उसने क्या बताया 1.2, लेकिन फ्लोर डिवीजन में खाली 1 और रिमाइंडर उसका आया आपका 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर हमारी दो वैल्यू में रिलेशन बताता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ये सब। तो एक बार हम ये सब भी देख लेते हैं। सिर्फ इसी एग्जाम्पल को हम फर्दर आगे करते हैं और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपके रिलेशनल ऑपरेटर। और सिंगल एक हैशटैग को हम कमेंट कहते हैं, मतलब हैशटैग यूज करके हम कमेंट हम ऐड कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट। इसने बता दिया ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। ठीक है, क्या ए बी से बड़ा है। क्या ए बी से छोटा है, नहीं। क्या ए बी से बड़ा है या फिर इक्वल है। फिर फॉल्स, फॉल्स क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, और नॉट इक्वल टू ट्रू। रिलेशनल ऑपरेटर आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर हमारा बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट में काम करता है, दो आर्ग्यूमेंट के लिए काम करता है। जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट, मैंने पहली स्टेटमेंट दी क्या ए बड़ा है बी से, जो कि आपको पता है, हाँ। मैंने लिखा एंड। रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास तीन होते हैं, एंड, और नोट। एंड में क्या होता है कि कोई दो आर्ग्यूमेंट मैंने पास करे, वो दोनों ट्रू है तो उसको से ट्रू आएगा, तभी आएगा ट्रू जब दोनों होगा वो ट्रू होगा। लेकिन एंड में क्या होता है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो उसका आंसर ट्रू आ जाएगा। और नोट में क्या होता है, जो आंसर है उसका अपोजिट। मैं करके बताता हूँ। अब मैंने लिखा क्या बी छोटा ए से, मैंने प्रिंट करा आंसर ट्रू हो कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन वो आर्गूमेंट चेंज कर देता हूँ। अब मैं इसको बोलता हूँ कि बी बड़ा है, तब भी आंसर ट्रू आएगा क्योंकि दोनों में से एक भी होगा तो होगा।
ठीक है, दोनों में से एक भी अगर ट्रू होगा तो होगा, और के लिए ये हो गया। अब मैं यहाँ पर नोट यूज़ करता हूँ, और ठीक है, नोट में चीज़ याद रखना, नोट में हमेशा पहले इनिशियलाइज करता हूँ। तो पहले मैंने लिखा नोट, क्या ए बड़ा है बी से, मैं ऊपर वाली ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, वही मैं यहाँ पास कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने बंद। फॉल्स, इसका आंसर वैसे ट्रू है बट उसका अपोजिट दिखाता है वो, तो इसका आंसर आ गया फॉल्स। तो अभी तक हमने ये जाना कि कैसे पाइथन में ऑपरेटर काम करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट पे, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट पे, जो कि होती है इफ एल्स, एलिफ और नेस्टेड इफ। स्टेटमेंट के अंदर हम एक स्टेटमेंट पास करते हैं और चेक करते हैं कि वो ट्रू है या नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बोला, मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने बोला इफ ए बड़ा होता है, मतलब इफ ए बड़ा है हमारे बी से, तो प्रिंट कर देगा यस। ठीक है, अब मैंने बोला एल्स प्रिंट नो। ठीक है, यस आ रहा है क्योंकि ए हमारा बड़ा था, जो कि ये रही वैल्यू। मैं एक बार इसको नीचे लिख देता हूँ जैसे आपको याद रहे। ठीक है, ये तो हो गई हमारा इफ एल्स। अब मैं बात करता हूँ एलिफ का। देखो एलिफ में क्या होता है, जब हमें मल्टीपल एल्स यूज करने होते हैं तो उस केस में हम एलिफ लगाते हैं। जैसे मैंने इफ बोला और मैंने बोला कि नीचे मेरे को और भी स्टेटमेंट चाहिए, तो मैं ऐसा एलिफ यूज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं इसमें, हम बात करते हैं कोर्स सिलेक्शन का एक प्रोग्राम। ठीक है, तो मैंने यूज़र से इनपुट लेने के लिए करा। हाँ, यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा एक्स, मैंने लिखा इंट, मैं इंटीजर टाइप का लेना चाहता हूँ इनपुट, और इनपुट ले रहा हूँ और मैंने वहाँ डाला एंटर अ नंबर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, और मैंने इसको बोला प्रिंट एक्स। इसको रन करा, यहाँ पे आ गया एक बार, यहाँ पे वैल्यू डालने के लिए मैंने यहाँ पर 4 डाला, एंटर करा, इसने 4 प्रिंट कर दिया है। यूज़र से मैंने 4 ले लिया और उसे प्रिंट करवा दिया। समझ गए होगे आप। अब मैं बस इसी को यूज़ करता हूँ। अब मैंने लिखा इफ़ एक्स इक्वल टू इक्वल होता है किसके, 100 के, तो वो प्रिंट कर देगा या उसको दे देगा आपका डेटा एनालिटिक्स का कोर्स। अब मैंने बोला एलिफ, अगर ऐसा नहीं होता और x की वैल्यू इक्वल होती है 101 के, ठीक है, तो वो इसको प्रिंट कर देगा डेटा साइंस का कोर्स। फिर मैंने एलिफ लिखा, अगर x की वैल्यू 102 होती है तो वो इसको दे देगा डेटा नहीं, एआई का कोर्स। ठीक है, अब मैंने बोला एल्स, अगर ऐसा नहीं होता तो वो प्रिंट कर देगा रॉन्ग इनपुट। अब इसको रन करा और मैंने इसको वैल्यू दे दी, इसने डीए का कोर्स बता दिया। अब मैंने रन करा, वैल्यू यहाँ पर 87 दे दी, इसने रॉन्ग इनपुट बता दिया। इसको मैंने फिर से रन करा, मैंने इसको वैल्यू 101 दे दी, तो इसने डीएस का कोर्स बता दिया। अब मैं इसको बताऊं, मैंने इसको ये बोला कि पहले एक इनपुट लें, उसको मैच कर कंडीशन से, इफ कंडीशन मैच करिए, अगर वो 100 के इक्वल है तो डीए, 101 के है तो डीएस, 102 के है तो एआई, अगर नहीं है कुछ भी या कम है तो रॉन्ग इनपुट। आपको एलिफ समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारा नेस्टेड इफ। अब हम बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स की, और उसके लिए मैं आपके लिए एग्जांपल लाया हूँ स्टूडेंट को पास और फेल करने वाला। ठीक है, सबसे पहले हम एक इनपुट लेंगे जिसको मैंने वाई बोला। ठीक है, एक काम करता हूँ, इनपुट में यश में ले रहा हूँ। ठीक है, और मैंने बोला इंट इनपुट
एंटर अ मार्क्स, उसके मतलब यश के नंबर ले लिए। उसके बाद मैंने बोला इफ़ यश के मार्क्स, ठीक है, एक काम करता हूँ इसको और रीडेबल के लिए अच्छा कर देता हूँ, यहाँ पे मार्क्स लिख देता हूँ। अब ठीक है ना। इफ यश के मार्क्स बड़े हो, मतलब ज़्यादा हो और इक्वल हो 39 से, तो ये पहली स्टेटमेंट हो गई। अगर ये होती है ट्रू तभी वो आगे जाएगा, तब वो एक और इफ़ चेक करेगा, ठीक है। और उस इफ़ में बोलता हूँ वही सेम चीज़, यश के मार्क्स या तो ज़्यादा हो या इक्वल हो किसके, 50 से, तब वो प्रिंट करेगा आपका पास, पास पास, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो वो प्रिंट करेगा आपका फेल। ये वाला एल्स उसके लिए था, अब बाहर वाले के लिए मैंने सेम वही डाल दिया, तो वो प्रिंट करेगा फेल, ठीक है। अब इसे समझो, अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट देनी है, प्रिंट, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने मार्क्स बताए मेरे, सबसे पहले मैं बताता हूँ 29, जो कि सिंपल सी बात है, फेल आ गया सबसे लास्ट वाला। अब मैं उसको मार्क्स बताता हूँ ज़्यादा, जो कि मार्क्स में बताता हूँ 52 का मतलब है दोनों स्टेटमेंट पास, तो उसने बता दिया मैं पास हो जाऊँगा, मतलब यहाँ से पास हुआ हूँ मैं, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ अपने मार्क्स उसको 40 फेल। अगर मैं दोनों में पास होता हूँ, मतलब ये जो दो सब्जेक्ट है मेरे, मान लो ये पहला सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, इन दोनों में मेरे नंबर ठीक आते हैं तो मैं पास हूँ, अदरवाइज़ मैं फेल हो जाऊँगा। और अगर पहले में ही नहीं आते तो मैं पूरा ही बाहर से जाके फेल हो जाऊँगा। तो ये वाली कंडीशन के लिए, मतलब ऊपर वाली के लिए ये है, इस वाली के लिए ये है, और इसका पार्ट ये है। और समझाने के लिए बता दूँ, देखो मैं इसको बंद करूँगा ना, तो आप समझ गए, इस वाली के लिए ये वाला पार्ट था और इसके ये वाला था और इसका ये वाला। अब आप समझ गए होंगे लॉजिक इसका। अब हम बात करेंगे हमारे लूप्स के ऊपर। लूप, हम दो लूप्स का मतलब ये होता है कि हमें किसी चीज़ को आइट्रेट करना है। आइट्रेट का मतलब होता है ट्रैवर्स करना है, उसकी वैल्यू को चेक करना है, ठीक है। तो हम ओवर अ स्ट्रिंग भी करते हैं और ओवर अ रेंज भी करते हैं, तो मैं आपको वो बताता हूँ। मैं लिख रहा हूँ फॉर आई इन रेंज, मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करी 6, ठीक है। अब मैंने बोला लिख दिया मैंने फॉर आई इन रेंज प्रिंट, और मैंने बोला प्रिंट कर दे आई को, ठीक है। तो वो 0 से 5 बताएगा, क्योंकि मैंने ऊपर वैल्यू 6 बताई थी। लूप चला 6 बार 0 से 5 तक इंडेक्स वैल्यू के साथ। अगर मैं इसको काट के 1 कर देता हूँ तो 6 बार लूप चलेगा, वो 6 बार 1 प्रिंट करेगा। अब मैं बात करता हूँ आपका एस टी आर के लिए। एस टी आर क्या होता है आपका, स्ट्रिंग। मैंने इसको बोला कि एस टी आर बना जिसके अंदर डाल दे यश को। फिर मैंने लिखा फॉर आई, आई जैसे लिखा ना इन, अब रेंज नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा एस टी आर। फिर मैं लिखूंगा कि वो प्रिंट कर दे आई को, आई को यहाँ से स्मॉल कर दिया, तो उसने प्रिंट कर दिया वाई ए एस एच। तो आपको ये पता चल गया कि हम लूप से आइट्रेट करते कैसे हैं, ठीक है। आइट्रेट दो तरीके से होता है, ओवर अ स्ट्रिंग, ओवर अ रेंज। अब हम बात की वाइल लूप, पाइथन के अंदर बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादा हमारा फॉर लूप होता है। वाइल लूप की स्टेटमेंट ये कहती है जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी कोड रन रहेगा, अगर फेल हो जाती है तो एटलीस्ट एक बार तो लूप रन होगा। शायद इसी वजह से ये कम यूज़ होता है। अब हम उसका एक एग्जाम्पल के लिए कोड देखते हैं, ठीक है। वाइल लूप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करवाना। तो हम उसी की बात करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा टी, एक वेरिएबल डिफाइन करा क्योंकि मुझे टेबल प्रिंट करवाना है। उसके बाद मैंने यूज़र से इनपुट लेने के लिए लिखा इंट इनपुट एंटर आ नंबर। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया आई, जिसको मैंने 1 लिया क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा कोड 1 से चले 10 तक चलेगा।
ये मेरे को बोले 10 तक ही प्रिंट करवानी है। मैंने वाइल लिया आई, जब तक ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगा मेरा कोड चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि मेरे को कोड 1 से 10 तक चलेगा, अब मेरे को प्रिंट करवाने वैल्यू। तो सबसे आसान तरीका यह है कि मैं इंक्रीमेंट कर दूँ आई की वैल्यू को हर बार और उसको मल्टीप्लाई कर दूँ इनपुट से। तो इससे 2 4 6 8 ये सीक्वेंस मिलेगा मेरे को। अब जैसे 3 के टेबल में ये होता है 3 6 9 वाला सीक्वेंस, तो इसको ये सीक्वेंस फॉलो करेगा। तो उसके लिए मैंने लिखा प्रिंट। ठीक है, प्रिंट करेगा क्या वो, आई आपका मल्टीप्लाई टी। ठीक है, उसके बाद मेरे को इसको इंक्रीमेंट करवाना आई को। तो आई प्लस इक्वल टू 1 और मैं इसको रन कर देता हूँ। अभी मेरे से पूछ रहा है इनपुट, तो मैंने 2 डाला। एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे इक्वल टू का साइन लगाना था। देखो प्रॉब्लम क्या हम फेस कर रहे हैं कि 1 2 3 4 आ रहा है लेकिन 2 4 6 नहीं आ रहा है। इसका रीज़न यहाँ पे देखो, मैंने ये कहा था कि मेरे को आई मल्टीप्लाई करना है टी से, बट मैंने गलती से 1 लिख दिया, तो ये मेरी गलती है। यहाँ पे टी लिखा, मैं इसे रन करता हूँ, मैंने 2 दबाया और 2 4 6 8 आपका टेबल आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक इक्वल का साइन और लगाना। एक सेकंड, यहाँ पे इक्वल का साइन और लगा दिया मैंने, इसको फिर रन करा। अब ये पूरा 20 तक आ गया, 20 तक। मैं इसे फिर से रन कर रहा हूँ, मैंने 3 दबाया, अब ये 3 का टेबल आ गया। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वाइल लूप का। अब हम मूव करते हैं हमारे फॉर लूप, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि पाइथन में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप के साथ मैं आपको 3 स्टेटमेंट भी बताऊंगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट और पास स्टेटमेंट। ठीक है, पहले फॉर लूप देखो। फॉर लूप मैंने आपको सिंपल बताया था, फॉर आई इन रेंज, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, 5 तक वो मेरा चलेगा और उसके बाद मैंने प्रिंट करवा लिया सिंपल अपने आई को। तो 0 1 2 3 4 आपका ये फॉर लूप हो गया। अब इसको थोड़ा और डीप में जाने के लिए मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करता हूँ। कंटिन्यू स्टेटमेंट मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, मेरी आई रेंज में है कब तक, जो कि 10 तक चलेगी। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको बोला इफ़ आई, मैं मल्टी मोड कर रहा हूँ 2 से और इसको इक्वल टू 0, इवन नंबर के लिए आप करते हो ये। ठीक है, और मैंने बोला फिर वो प्रिंट कर दे आई को। तो 0 4 6 8 जो 2 से आपके डिवाइड हो जाएंगे और उसका लास्ट में रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट की। अगर मैं इसकी यहां पर एक कंटिन्यू पास कर देता हूं, इसके बाद ही जस्ट कंटिन्यू फिर रन करता हूं इसे, तो मेरी प्रिंट वाली स्टेटमेंट रन नहीं हुई। इसका रीज़न ये है कि इन्होंने प्रिंट वाली स्टेटमेंट को पास कर दिया, मतलब कंटिन्यू के बाद कीजिए रन नहीं हुई। तो मैंने इसको पीछे करके कंटिन्यू करा और अब देखो जो चीज़ें नहीं होती टू से, इसने वो सारी चीज़ें मेरे को प्रिंट करके बता दी 1 3 5 7 9। ठीक है, अब आप समझोगे। अब हम बात करते हैं हमारी ब्रेक स्टेटमेंट की। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज। ठीक है, उसके बाद मैंने रेंज सेम दे दी 10, इसको बंद करा। मैंने बोला इफ़ आई इक्वल टू हो जाता 3 के। ठीक है, तो उसे ब्रेक कर देना वहाँ से ही। फिर मैंने बोला अब इसको प्रिंट कर देना आई को। तो 3 के जैसे ही 3 आया उसके बाद से कोड रन ही नहीं हुआ क्योंकि एक्चुअल में कोड 10 तक चलना था। तो आपको ब्रेक भी समझ आ गया कहाँ से और टूटना, और कंटिन्यू भी समझ आ गया कि कहाँ से वो स्टेटमेंट पास करनी है। ये स्टेटमेंट हुई नहीं, वो सिर्फ ये हुई। समझ गए। अब हम बात करते हैं आपका पास की। अब हम बात करेंगे पास स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले लिखा मैंने फॉर आई इन रेंज,
जो मेरा कोड चलेगा 10 तक, ठीक है। फिर मैंने बोला कि प्रिंट कर दे, नहीं, फिर मैंने बोला इफ़ आई को मैं इक्वल टू कर देता हूँ, इक्वल टू 3। फिर मैंने लिखा पास, फिर मैंने लिखा प्रिंट आई। तो इस केस में वो कुछ नहीं करेगा, 0 से 9 तक प्रिंट कर देगा, क्योंकि जो पास स्टेटमेंट होती है वो नल स्टेटमेंट होते हैं, इसका कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर लूप की तीनों स्टेटमेंट बता दी, कंटिन्यू, ब्रेक और पास। देखो ब्रेक स्टेटमेंट वहाँ से कोड को ब्रेक कर देगी, कंटिन्यू उस स्टेटमेंट को पास कर देगा। इसका मतलब वो क्या करेगा, वो स्किप कर देगा करंट स्टेट को। जैसे इस केस में उसने करंट स्टेट को स्किप कर दिया, अगर मैं यहाँ से इसको कमेंट कर दूँ तो अब देखो, एक सेकेंड, तब ये वाला अंदर आ जाएगा। तो 0 2 4 6 8, बट जब अगर मैं ऐसा नहीं करता तो 1 3 5 7, क्योंकि स्टेटमेंट को कर दिया, उस स्टेटमेंट को स्किप कर दिया। अब हम बात करेंगे नेस्टेड फॉर लूप की। उसके लिए मैंने आपको एक अच्छा एग्जांपल क्रिएट करा है। मैंने लिखा फॉर जे इन रेंज, जो चलेगा 1 से 5 तक के लिए, ठीक है। जो लूप चलेगा मतलब 4 बार, ठीक है, बीच की जो वैल्यू है। सेम मैंने बोला है फॉर आई इन रेंज, जो अब जो लूप चलेगा वो चलेगा सेम 4 बार। लेकिन ये देखो कि मैंने इसके अंदर इसको इनिशियलाइज करा है, फिर मैंने बोला प्रिंट कर दो आई को। अब बोलोगे आपने एंड और ये क्यों डाला है, कि नेक्स्ट लाइन कर्सर के लिए हर बार अगली लाइन प्रिंट होगी। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो देखो 1 2 3 4 बार लूप चला है मेरा, 4 बार लूप में से 4 बार वैल्यू प्रिंट करी है। अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके 4 कर देता हूँ तो 1 2 3 ही प्रिंट होगा। देखो 1 2 3 प्रिंट हो रहा है, की वैल्यू कम हो गई। अब मैं इसकी वैल्यू को 5 कर देता हूँ वापस से, और इसकी वैल्यू को 3 कर देता हूँ, तो 2 बार चलेगा। अब आप समझोगे कि नेस्टेड लूप काम कैसे कर रहा है। उसके अंदर मैं एक और लूप इनिशिएट कर रहा हूँ, उसको कहते हैं नेस्टेड लूप।